हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीके में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था। तो भारत आपका जम्बू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो फिर देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत का कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि भारत का मानक समय आधारित है, किस पर आधारित है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। और फिर ये रेखा जो है आपकी इलाहाबाद के पास नैनी से होकर के गुजरती है। इलाहाबाद जो है आपका, जिसका वर्तमान में प्रयागराज नाम है, इसी से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि भारत का मानक समय और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। तो इसका सही जवाब है 5 घंटे 30 मिनट। भारत का मानक समय और जो ग्रीनविच टाइम है उसमें जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। या फिर हम कह सकते हैं कि भारत का मानक समय जो है, ग्रीनविच टाइम जो है, ग्रीनविच रेखा से है जो है, वो 5.5 घंटे आगे है। और ये ग्रीनविच रेखा जो है आपकी इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। तो ये आपकी 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर है। और आपका जो दक्षिणी पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या पार्सन, या लाही चिन्ह भी कहते हैं इसको। अगर आपसे पूछे कि भारत के दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, तो उसको इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन, या पार्सन, या फिर लाही चिन्ह भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की आपकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपके लक्षद्वीप जो है, इन सभी को मिला करके टोटल आपकी जो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो ये है आपकी 7,516.5 किलोमीटर, या आप नॉर्मल से कह सकते हैं कि 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चंस कैसे हैं, वो था आपकी द्वीपों सहित, और ये केवल आपकी तटरेखा की पूछी है। अर्थात इसमें जो आपका अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है उसको शामिल नहीं किया गया। उनको हटा करके लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है आपकी। अगर उनको मिला दिया जाए तो आपकी 7,516 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। अर्थात उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई का आपको हम बता कह सकते थे कि इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट, इसके बीच की लंबाई कितनी है आपकी, 3,214 किलोमीटर है। ये 241 मिस्टेक हो गया, ये है आपका 3,214 किलोमीटर है। 3,214 इसमें कर लेना, 3,214 किलोमीटर है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई। देखो वहां तो पूछा गया था उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है भारत की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, अर्थात विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है, कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है, तो वो कितना है 2.4% है। अर्थात विश्व के क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल की हिस्सेदारी 2.4% है। ठीक है, आगे चलते हैं, आपके क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात भारत का भौगोलिक क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आपका प्रायद्वीपीय भारत होता है, आपका 4 क्षेत्र में बटा है ना, कि प्रायद्वीपीय भारत है, उत्तर का हिमालय पर्वत में बटा है, द्वीप समूह में बटा है आपका, जो द्वीप होते हैं, हम्म, तटरेखाओं में भी बटा है, तटरेखाएं कितनी हैं उसके हिसाब से भारत को कुल मिलाकर के टोटली रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यही तो है। तो इसमें आपका जो पर्वत वाला पार्ट्स है, भौगोलिक क्षेत्र का जो है, अर्थात पर्वत वाला पार्ट जो है वो आपका 10.7% है। और अब हमसे पूछेगा कि पर्वत किसको कहते हैं। पर्वत अगर समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई का जो क्षेत्र है उसको पर्वत कहते हैं। ठीक है, कि कितना 2135 मीटर ऊंचा हो या इससे अधिक हो। और तो भारत के कुल क्षेत्रफल में जो पर्वत का पार्ट्स कितना है 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार पाया जाता है। अब आप जानते हैं कि हमने पर्वत तो देखा था कितना 10.7, और दोनों को मिलाकर कितना है 29.3। तो कैसे आ गया आपका पहाड़ी का कितना आ गया 18.6% आ गया। जब 18.6% और आपका ये 10.7% दोनों को आप जोड़ोगे तो ये आपका 29.3% हो जाएगा, अर्थात पर्वत और पहाड़ियाँ दोनों को मिला करके। अब कहेंगे कि पहाड़ियाँ किसे कहते हैं, तो पहाड़ियाँ 305 मीटर से 2135 मीटर तक का जो होता है उसको कहते हैं पहाड़ियाँ। देखो क्रम से याद रख लीजिए कि सबसे ऊपर जो आपका जो है वो 2135 मीटर है, वो पर्वत, फिर पर्वत से नीचे होती है पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ कितनी मीटर तक 305 मीटर से 2135 मीटर तक, और 18.6% भाग आपका पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पठार, हमने पर्वत देख लिया, पहाड़ियाँ देख लिया, पठार देखते हैं, वो है आपका 27.7% पार्ट्स पर आपका क्या है पठार है। और पठार को किसे कहते हैं, जो समुद्र तट से 305 मीटर ये से 915 मीटर तक का जो पार्ट्स होता है उसको हम पठार बोलते हैं। तो आशा आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। तो हमने बताया था ना मैदान, तो इसमें आपका कितना होगा, आपका ये 43%, अर्थात 43% पार्ट जो आपका वो आपका मैदानों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने नॉटिकल मील की दूरी तक है, कितने नॉटिकल मील तक की दूरी तक है, तो ये आपके 12 नॉटिकल मील। ये आपकी भारत की प्रादेशिक सीमा होती है। इस सीमा पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, भारत उसमें कुछ भी कर सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 12 नॉटिकल मील तो ये समुद्री दूरी है, तो एक नॉटिकल मील कितना होता है, तो वो होता है आपका 1852 मीटर होता है एक नॉटिकल मील। और भारत का इस पे क्या होता है संपूर्ण अधिकार होता है, अर्थात 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है, जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से कितने नॉटिकल मील तक है। अर्थात ये प्रादेशिक जल सीमा तो आपकी 12 नॉटिकल मील तक है, लेकिन 12 नॉटिकल मील से आगे कितने नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र मंडल है, तो ये आपका 24 नॉटिकल मील तक। और एक नॉटिकल मील हमने बताया था आपका कितना था, आपका 1852 मीटर। और इसमें भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं 24 नॉटिकल मील तक। भारत के 24 नॉटिकल, आप सिंपल से याद रखिए कि 12 नॉटिकल मील को हम कहेंगे प्रादेशिक जल सीमा,
और 24 नॉटिकल मील को कहेंगे हम संलग्न क्षेत्र मंडल। और इसमें भारत को 3 अधिकार है। एक सीमा शुल्क वसूल, अर्थात भारत जो है यहाँ से सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, सीमा का शुल्क वसूल कर सकता है। वित्तीय अधिकार है भारत के यहाँ पर। और यहाँ पर साफ सफाई का अधिकार भी किसको है? भारत को। तो आपकी समझ समझ में आ ही गया होगा कि प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र मंडल 24 नॉटिकल मील। नेक्स्ट है अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से कितने नॉटिकल मील तक है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सब देशों का अधिकार होता है, तो ये आपका 200 नॉटिकल मील तक। वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है इसमें। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का भी अधिकार है। जैसे हमारा महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई जो है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, जो कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। और वहां से तेल का आयात करा जाता है। भाई वहां से तेल निकाला जा रहा है ना, तो ये हमारा कहाँ पर है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही तो है ये हमारा। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य हैं? भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट रेखा में है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कि ये याद कैसे होंगे, कैसे क्या होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यही क्वेश्चन ही तो आते हैं। इसमें तो आपको बताया है कि कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट रेखा में है, तो आपके 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा में है। अब आप कहोगे कि ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप एक काम करिए, आप इस तरफ से चलिए पूर्व दिशा से लेकर के। तो पूर्व दिशा में हम ऐसे होकर के चलेंगे तो आपका पहले नंबर पर जो आएगा आपका, वो आएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आएगा आपका। पश्चिम बंगाल से बाद में फिर आपका क्षेत्र जो आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका कौन सा? उड़ीसा। फिर आएगा आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपका कौन सा आएगा? तमिलनाडु। फिर केरल आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर गोवा आएगा और महाराष्ट्र आएगा। इसमें कौन भी और कौन भी आता है? महाराष्ट्र भी तो आएगा, नहीं आएगा इसमें? 9 राज्य आएंगे ना, नहीं आएंगे? भाई देखो, इसमें कौन कौन से स्टेट? 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ करके बाकी के 5, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी के सभी आपके 5 केंद्र शासित प्रदेश इसमें आ जाएंगे आपके। तो आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका कौन सा है? गुजरात है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है आपकी। कितनी है आपकी इसकी? 1214 किलोमीटर है गुजरात की तटरेखा। ठीक है, और उसके बाद में आपकी जैसे आंध्र प्रदेश की भी तटरेखा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह से तटरेखा वाले ये राज्य हैं। गुजरात है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इस तरह से तटरेखा का क्रम में है ये। अब सबसे लंबी तटरेखा किसकी? यही पूछा जाता है कि किसकी है? गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इन 8 राज्यों को कैसे याद रखा जाए कि कैसे गुजरती है, तो उसके लिए हमने आपके लिए प्यारी सी ट्रिक बनाई है जो आप याद कर सकते हैं कि ये झारा, मित्री, छगुम, बंगाल। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगी, एक दो बार आप इसकी रिवीजन करेंगे तो ये आपके याद हो जाएगी कि झारा, मित्री, छगुम, बंगाल। तो झारा से आपका हो गया, झा से हो गया आपका झारखंड, ये झा से आपका झारखंड हो गया। रा से आपका कौन सा हो गया? राजस्थान। मी से आपका हो गया मिजोरम। ती से आपका त्रिपुरा। छ से आपका हो गया छत्तीसगढ़ और ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश। ब से पश्चिम बंगाल और ग से होगा पश्चिम बंगाल। तो आपके कितने हो गए? ये 8 राज्य हो गए, अर्थात झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये आपके कितने स्टेट हो गए? 8। 8 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। आप इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन पूरी तरह याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? देखो, मध्य से बात कही है
तो वो कौन सी आपकी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा कहते किसे हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं हम? कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कि कर्क 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताइए आप कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, कौन सी तारीख को होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? देखो आपका भारत का दूरस्थ जो हमने बताया था दक्षिणी बिंदु जो दूर था वो तो था आपका देखो इंदिरा पॉइंट। और जो दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि जो आपकी मुख्य भूमि है उसमें आपका कैप कमोरिन है जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है आपका। क्योंकि भाई मुख्य भूमि का मतलब क्या है, जहां तक भारत की भूमि है वो वहां, ठीक है। जो केवल भारत की भूमि है, द्वीप नहीं शामिल किए गए उसमें, ठीक। तो ये दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कैप कोमोरिन है या फिर आप उसको कन्याकुमारी भी कह सकते हैं जो तमिलनाडु में है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणतम बिंदु सबसे दक्षिण बिंदु अर्थात चाहे इसमें द्वीप भी शामिल हो, तो ये आपका है इंदिरा पॉइंट जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम मैंने आपको बताया था, इसको पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सल पॉइंट भी कहते हैं और इसको लाहिचिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? अभी तक आपने पढ़ा दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट, लेकिन उत्तरी भाग आपका इंदिरा कोल। ये कहाँ है आपका? ये जम्मू कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वहां है इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु। तो हमने इस पे पढ़ रहे हैं हर एक चीज को, इसमें आप पढ़ रहे हैं कि हमने आपका दक्षिणी बिंदु भी कर दिया कवर, उत्तरी बिंदु भी कर दिया, पूर्वी बिंदु जो है आपका ये आपका कौन सा है? इसको बोलते हैं वालांगू या किमिथु। अब ये कहाँ पड़ता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कमेंट में जरूर बताना कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। दोस्तों आप हमें अपनी राय दिया करिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। जो भी आपकी राय है, जो सुझाव है वो आप हमें दिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? अब हमने देखो ये चारों बिंदु आपको याद होने चाहिए। दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा था? इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। पूर्वी बिंदु वालांगू या किमिथु। और पश्चिम बिंदु राजहरकिरीक, शर्किरीक या गौर माता भी बोलते हैं उसको। ये कहाँ पर आपका? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी कौन सी है ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम ब्रिज, जिसको हम आदम का पुल भी कहते हैं ना आदम का पुल, बाबा आदम, तो किन देशों के मध्य है? तो एडम ब्रिज जो है वो किन देशों के मध्य है, क्या आप जानते हैं? यह भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में आपका एडम ब्रिज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं आगे चलिए। बहुत प्यारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है आपका वो अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। दोस्तों हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, इसको कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंकन पास किसके मध्य है? एक डंकन पास होता है ना, डंकन दर्रा, ये किसके बीच में है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में ही आपका क्या है? ये डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से श्रीलंका को भारत से पृथक करता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक जल संधि। अब लोगों को लगेगा, कुछ लोग ये सोचेंगे कि पाक जल संधि तो पाकिस्तान, लेकिन नहीं, ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। यही कंफ्यूजन है जो आपका दूर है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? ये आपकी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में
कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, जो 1914 में बनाई गई थी ये रेखा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए कि यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? ये आपको उत्तर देना है कि यूएसए और कनाडा, इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा है? ठीक है, ये आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप जानते भी होंगे, रेड क्लिफ रेखा है, जिसको 1947 में खींचा गया था। रेड क्लिफ द्वारा जब भारत का और पाकिस्तान दोनों अलग हुए, उस समय रेड क्लिफ ने इस रेखा को खींचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? अर्थात भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है? वो है आपका बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर बनती है, यानी 4096 किलोमीटर लंबी रेखा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, फिर बांग्लादेश की राजधानी जरूर बताना। ठीक है, और बांग्लादेश की मुद्रा भी आपको कमेंट में बतानी है कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ है? अर्थात इसमें देखा ना, सबसे लंबी सीमा, सबसे कम सीमा, ये क्वेश्चन जो है पेपर में आने के चांस होते हैं इनके। तो सबसे लंबी सीमा आपने बांग्लादेश के साथ पढ़ा, सबसे कम सीमा किसके साथ? आपकी अफगानिस्तान के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर है मात्र। अब आप कहोगे कि इनको याद कैसे रखा जाए कि किसके साथ कितनी सीमा है, सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ है, सबसे कम किसके साथ? तो उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं कि भारत की सीमा से लगने वाले देश कौन से हैं। ये ट्रिक लाए हैं। बचपन, हम कह सकते हैं कि मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था, तो बचपन की अंग्रेजी अब थोड़ी गलत लिखी जाएगी इसमें, जैसे BCPN, बचपन एमबीए। तो बी से आपका बांग्लादेश हो गया, और सी से आपका चीन हो गया, और पी से पाकिस्तान हो गया, फिर नेपाल, एम से म्यांमार, और बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश की। और सबसे छोटी सीमा किसकी? अफगानिस्तान की। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं? भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4। हमने आपका बताया भी था कौन कौन से। पर्वतीय क्षेत्र हो गया आपका, और मैदानी क्षेत्र हो गया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और सागर तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब आप कमेंट में बताएंगे कि मैदानी क्षेत्र कितना प्रतिशत है और पर्वतीय क्षेत्र कितना प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? भारत के 4 भौतिक प्रदेश है, लेकिन सबसे प्राचीन कौन सा है? तो कौन सा है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट हैं। भारत के दो तरह के तट होते हैं, एक पश्चिमी तट, एक होता है पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट जो सिंपल सी बात है, कोंकण तट महाराष्ट्र में पश्चिमी तट है, और मालाबार तट ये आपका कहाँ है? केरल में। तो पश्चिमी तट कौन कौन से हैं? कोंकण तट और मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पूर्वी तट या फिर पूर्वी तट कौन सा है? तो कोरोमंडल तट आपका पूर्वी तट भी आ सकता है एग्जाम में, या दक्षिण पूर्वी तट भी आ सकता है। तो ये कोरोमंडल तट है, जो कहाँ पर आपका तमिलनाडु में है, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट आपके याद होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई? तो लक्षद्वीप की उत्पत्ति परवाल भित्ति से हुई है। परवाल भित्ति से लक्षद्वीप की उत्पत्ति हुई है। सबसे ज्यादा परवाल भित्ति भी यही पाई जाती है। और भारत की मुख्य भूमि से कितनी दूर है ये? 400 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है लक्षद्वीप में, जिसमें से केवल 7 ही है जिसमें जनजीवन है, 7 द्वीप। ठीक है, और अच्छा, ये लक्षद्वीप और आपका मालदीव के बीच में जो हमारा लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो विवाद हुआ था भारत का, आप जानते हैं लक्षद्वीप इससे हमारा बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। इसमें कितने द्वीप है ये पूछा भी जा सकता है। कि हाल ही में करंट का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में भारत में म्यांमार के साथ विवाद हुआ है, तो अब लक्षद्वीप हमारा मुख्य केंद्र बन गया है। तो इसमें बताइए कि लक्षद्वीप में अब कितने द्वीप है? तो आप बताएंगे 36 द्वीप है, जिसमें से केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है, और 6 देशों पर हम जा सकते, इसके केवल 6 द्वीप पर हम जा सकते हैं। और विदेशी लोग कितने द्वीप पर जा सकते हैं? विदेशी लोग इसके केवल 2 द्वीप पर जा सकते हैं। ठीक है, विदेशी लोगों को 2 द्वीप पर जाने का अधिकार है, और भारत के जो लोग हैं
उनको 6 द्वीपों पर जाने का अधिकार है। और इसके जनजीवन जो यानी जो मतलब कह सकते हैं कि कितने द्वीपों पर इसके मनुष्य रहते हैं या फिर आदमी रहते हैं, तो वो 7 द्वीप है। और टोटल कितने हैं? 36 द्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित ज्वालामुखी कितने हैं? तो दोस्तों भारत में 2 ज्वालामुखी है, जो दोनों के दोनों आपके अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में दोनों होते हैं। एक तो है आपका बैरन जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक है आपका नरकोंडम जो है शांत ज्वालामुखी। अब सक्रिय और शांत ज्वालामुखी क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी उसको बोलते हैं जिसमें विस्फोट होता रहता है, और शांत वो होता है जिसमें विस्फोट नहीं होता, अगर होगा भी तो बहुत लंबे समय के बाद होता है। ठीक है। और ये दोनों के दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। तो भारत में कुल कितने ज्वालामुखी है? केवल 2। नेक्स्ट, न्यूमरे द्वीप कहाँ है? तो न्यूमरे द्वीप कहाँ है आपका? ये आपका बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में आपका न्यूमरे द्वीप है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है इस द्वीप को लेकर के, न्यूमरे द्वीप को। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस द्वीप को लेकर के विवाद है, तो आपका ये कौन सा है? न्यूमरे द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा क्षेत्र जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये कौन सा आपका? अंडमान निकोबार द्वीप। आप जानते हैं जब स्वतंत्रता से पहले वीर सावरकर जैसे जो हमारे देशभक्त थे, इनको इस काले पानी की जो सजा बोलते थे, वो अंडमान निकोबार में ही एक जेल बनाई गई थी, और इसी को हम काला पानी के नाम से जानते थे, जहां पर वीर सावरकर को भी रखा गया था। ठीक है। तो इससे आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? हमने बताया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद किस द्वीप को लेकर के है? न्यूमरे द्वीप को लेकर के। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? वो है आपका रामेश्वर द्वीप। ठीक है। और आप अभी कमेंट में बताना कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है। ठीक है ना, ये जरूर बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल भारत के राजस्थान में स्थित है, जो आपका एक उष्ण मरुस्थल अर्थात एक गर्म मरुस्थल है। भारत में 2 मरुस्थल हैं। कौन कौन से? एक तो थार हो गया, दूसरा हो गया आपका, दूसरा मरुस्थल जो है आपका वो है आपका लद्दाख। एक आपका थार मरुस्थल हो गया, एक हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है। एक हो जाएगा आपका लद्दाख, थार और लद्दाख। अब आपका जो ये थार मरुस्थल है, ये तो आपका राजस्थान में है, जो आपका गर्म मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। और भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख। लद्दाख अब आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है। अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री भी है, मैत्री भी है, और भारती भी है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कौन सा है, केंद्र कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री भी है, और मैत्री भी, और भारती भी, तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। और सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ये आपको बताना है कमेंट में। सियाचिन ग्लेशियर से भी एक नदी निकलती है, उस नदी का आपको नाम बताना है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर? आपके कश्मीर में, आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में आपका सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, ये भी पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा? आपका सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम।
याद रख लेना, एर्नाकुलम की साक्षरता जो है वो पूरी 100% है। ये केरल का है, एर्नाकुलम जिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, देखो हमने आपको बताया भी था शीत मरुस्थल कौन सा आपका, लद्दाख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी फिलहाल की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आप उनके नाम भी कमेंट में आप हमें बताइए कि सबसे बड़ा जो आपकी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी दोनों गोलार्ध में स्थित है। कैसे हम आपको बता सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं कि जैसे हम आपको कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन करके ये आपको समझाने की कोशिश करें। नक्शा तो सही बना नहीं, लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। गोलार्ध, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश रेखाएं वे होती है जो कैसे खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम खींची जाती है ग्लोब पर, वे तो होती है अक्षांश रेखाएं, और ये होती है आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो मैं आपको बता दें अभी कि जैसे भारत जो है अक्षांश और देशांतर जैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हम आपको विश्व का वो बना करके दिखाते हैं, उसमें आपकी समझ में आएगा। अब आप मान सकते हैं कि ये आपका ग्लोब है और ये आपकी देशांतरीय रेखाएं होती है इस तरह, जो यहाँ करके मिलती हैं इस तरह, और ये होती है आपकी अक्षांश रेखाएं। तो भारत है आपका कहाँ, भारत आपका यहाँ है, इस जगह आपका भारत है मानो। तो ये आपका पूर्वी देशांतर हो गया और ये आपका हो गया पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर में है देशांतर दृष्टि से, क्योंकि ये देशांतरीय रेखाएं हैं, और ये अक्षांश रेखा है, तो अक्षांश दृष्टि से कौन से में होगा, ये उत्तर है ये दक्षिण है, तो ये किस तरफ होगा आपका, उत्तरी गोलार्ध में। तो हम इसी से आपका हम बता सकते हैं आपका, ठीक है ना, इससे आप कवर भी कर सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है, ठीक है। तो भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर होता है आपका नेफा। ये अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। अब आप हमें बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ में या भारतीय में कब शामिल किया गया, कब इसे राज्य बनाया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, सिंपल सी बात है, हिमालय पर्वत होगा आपका। और हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, ये आपका वलित पर्वत है, ठीक है। और ये 7 देशों में फैला हुआ है, कौन सा, 7 देशों में फैला हुआ है आपका, जैसे चीन में भी फैला है आपका, नेपाल में भी फैला है, भूटान में भी, ये इस तरह से फैला हुआ है आपका। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी भारत में, ये आपकी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत सी चोटी कौन सी है, वो आपकी माउंट एवरेस्ट, जो 8,850 मीटर है। और इसको माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। आपके अगले हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, देखो हिमालय हमने बताया था कि 7 देशों में है, कितने देशों में है, ये आपका 7 देशों में। लेकिन भारत में जो हिमालय है का जो भाग है, उसकी सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा, जिसका 85-98 मीटर की है जो, और ये कहीं सिक्किम में है, ठीक है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी यही है। और विश्व में कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति टेथी सागर से मानी जाती है, ठीक है। बताया जाता है कि टेथी सागर में बहुत बड़ा सुनामी विस्फोट हुआ, जिसके बाद में जैसे ही विस्फोट हुआ तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ, तो उसके बाद में इसकी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई इसकी जगह, ठीक है।
नेक्स्ट है कराकोरम, जिसको कराकोरम का मतलब क्या होता है आपको पता है? कराकोरम का मतलब होता है काली भुरभुरी मिट्टी। कराकोरम का मतलब होता है काली भुरभुरी मिट्टी। और कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कराकोरम का किस नाम से भी जाना जाता है? इसको कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कराकोरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चनों पर। आगे आपके क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो हम आपको बताते हैं हिमालय के किस कैसे कैसे हैं। देखो ये आपका इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। हिमालय के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसे करिए, ऐसे। ये कैसे होता है? आपके हिमालय कितने हैं? चार है। चार हिमालय है। ये तो है आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। ये पंजाब हिमालय है, ये कुमायूं हिमालय है, और ये नेपाल हिमालय है, और ये आपका असम हिमालय है। कितने? चार पार्ट है। तो पंजाब हिमालय जो है, यहाँ पर आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी सिंधु, यहाँ सिंधु नदी है। और यहाँ पर आपकी सतलज है, यहाँ है काली, ठीक है। फिर इसमें है आपकी तीस्ता, सिंधु, सतलज, काली और तीस्ता। तो इस तरह से है आपका। जैसे फिर पंजाब हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय है। तो इसमें क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जा रहे हैं कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में? तो यह है सतलज एवं काली की नदी के बीच में। और नेपाल हिमालय किसके बीच में? ये है काली और तीस्ता के बीच में। और पंजाब हिमालय जो है आपका, वो सिंधु और सतलज के बीच में है। आप हमें सतलज नदी का प्राचीन नाम बताएंगे कि सतलज नदी को प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा। इसमें आपको यही याद रखना है कि सबसे बड़ा हिमालय में से कौन सा? नेपाल हिमालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है आपकी कौन सी है? अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और एक एक अवशिष्ट पर्वत है ये। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। तथा और हिमालय कैसा पर्वत है? एक नवीन। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखो पर्वत श्रेणी हमारी अरावली है, और इसकी सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। ये इंपॉर्टेंट है, जो 1722 मीटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो आप जानते हैं पश्चिमी घाट जो है आपका, जो आपका उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर तक फैला है, इसको क्या कहते हैं हम? पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं सह्याद्री को, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है, अर्थात जो आपका दक्षिण तक का क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम अन्नाईमुडी। और ये आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है आपकी अन्नाईमुडी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट की कहाँ मिलते हैं? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक जगह मिलते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और उसमें आपकी टोडा जनजाति भी पाई जाती है। सबसे इसकी चोटी है दोदा बेटा चोट, जो 2637 मीटर है, ठीक है ना। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति भी पाई जाती है, और नीलगिरी पहाड़ी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ये आपकी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ है? कार्डेमम पहाड़ी को इलाची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, और ये आपकी कहाँ पर है? केरल में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ी कहाँ है? गिर आप जानते हैं कि गिर आप एक पार्क भी है, गिर नेशनल पार्क, जो आपका कहाँ पर है? गुजरात में। और आप हमें ये बताइए कि जो गिर नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ जो हैं, ये पाई जाती है आपके मेघालय में पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटे नागपुर का पठार जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, 1350 मीटर। ये आपका मध्य प्रदेश में एमपी में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? पारसनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम ब्रिज या आदम का पुल किन देशों के मध्य है? क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था ऊपर। तो ये किन के बीच है? भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि सबरीमाला किस राज्य में है? सबरीमाला किस राज्य में है? वो आपका केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ है? तो शेवराय पहाड़ी आपके कहाँ पर है? ये आपकी तमिलनाडु में पड़ती है। शेवराय पहाड़ी आपके कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों, ये थे आपके भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये इन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं और इनके आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसमें हमने छोटे-छोटे बिंदु के रूप में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें कवर की है। और दोस्तों, आप हमें कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अपनी राय हमें दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आपका यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप सब सिलेक्शन जरूर पाएंगे।